हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th के हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें इटली का एकीकरण का टॉपिक देखेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से संपन्न हुआ, उसमें किन किन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं वो 90% प्लस कहिए रहता है। कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें प्रत्येक साल शायद ही कोई वर्ष छोड़ दे, यहां से प्रश्न जरूर रहेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है अवश्य रहेगा इतिहास के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो इटली का एकीकरण है वो किस तरीके से संपन्न हुआ, क्या क्या समस्याएं थी इसमें। तो देखिए सुनिए, इटली का एकीकरण, पहली बात तो ये कि अगर इटली का एकीकरण की बात हो रही है इसका मतलब इटली कई भागों में बटा हुआ था, क्योंकि जो बटा हुआ था उसी का एकीकरण की बात हो रही है। एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो इटली कई भागों में बटा हुआ था, उसमें उसके एकीकरण में कई समस्याएं थी। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी बाधाएं थी जिसके चलते इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। तो देखिए, इटली के एकीकरण में जो समस्याएं थी वो समस्या था भौगोलिक समस्या, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, कुलीनों का हस्तक्षेप, ये सब जो थे समस्या थे। भौगोलिक समस्या था, भौगोलिक समस्या में ये समझेंगे कि इटली कई भागों में बटा हुआ था और इटली के मध्य भाग में पोप का राज था। पोप धार्मिक गुरु हुआ करते थे वहां और उनका कार्य धार्मिक कार्यों से लगा होना चाहिए, तो वो शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करते थे। तो पोप का राज था और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण उसके नियंत्रण में हो, जबकि ये अन्य जो प्रांत थे वो नहीं चाहते थे। तो भी दिक्कत था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये दोनों का यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, तो ये लोग भी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो, तो ये लोग भी बाधक था, ये भी समस्या था। तीसरा समस्या था कुलीन वर्गों का। कुलीन वर्गों का समस्या क्या था? तो कुलीन वर्गों का समस्या था कि कुलीन वर्ग के लोग जो थे ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए हुए थे और बड़ी से बड़ी जागीर इनको प्राप्त था। इनको डर था कि अगर ये इटली का एकीकरण हो गया तो जो कई भागों में इटली बटा हुआ है वो संपूर्ण एक इटली कहलाएगा और हम लोग को जो पद है, जो ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त है, जो जागीर प्राप्त है, जो लाभ वर्तमान में मिल रहा है, ये सब लाभ से हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। तो देखिए, समझते हैं, आइए देखिए, हम लोग का टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में समस्याएं, कौन कौन सी समस्या थी उसको देखते हैं। देखिए, पहला है भौगोलिक समस्या। क्या है भौगोलिक समस्या? भौगोलिक समस्या में देखिए क्या हुआ है, इटली कई भागों में बटा हुआ था, कई भागों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। इसके मध्य भाग में पोप का राज था, यह अपने नियंत्रण में एकीकरण चाहता था। पोप चाहता था कि हम जो हैं वो मेन रूप में रहें और मेरे अधीन सब प्रांत रहे और मेरे नियंत्रण में पूरे इटली का क्या हो, एकीकरण हो। अन्य प्रांत इसके विरोधी थे, पोप के विरोधी थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि पोप के संरक्षण में रह करके, पोप के नियंत्रण में रह करके हम लोग इटली का एकीकरण करें। तो ये भी समस्या था, इसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अगला है फ्रांस व ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। इटली के कई क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों का प्रभाव था। इटली के कई क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का और फ्रांस का प्रभाव था। तो ये लोग भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ये लोग चाहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इन लोग को दिक्कत हो जाएगा ना। इटली का अगर एकीकरण होगा और इन लोग वहां पे शासन है प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो इनको तो वहां से भागना पड़ेगा। तो ये लोग भी नहीं चाहते थे और ये लोग भी
इटली के एकीकरण न हो, ऐसा हमेशा हर संभव प्रयास भी करते थे। अगला है आंतरिक रूप से कुलीनों का हस्तक्षेप। कुलीन वर्ग के लोग भी नहीं चाहते थे। क्यों? देखिए, कुलीन वर्ग को उच्च पद और जागीर प्राप्त थे। ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त थे इनको और जागीर प्राप्त था। बहुत बड़ा धन संपत्ति, भूखंड, भूमि का मालिक थे ये। यह वर्ग भी एकीकरण नहीं चाहता था। ये लोग सोचते थे कि अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो हम लोग को जो वर्तमान में लाभ मिल रहा है, जो ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, ये हम लोग को नहीं मिल पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए तो देखिए, इटली के एकीकरण में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो मुख्य रूप से भौगोलिक समस्या, फ्रांस व ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और आंतरिक रूप से कुलीनों का हस्तक्षेप, ये था। तो ये तो समस्या था। अच्छा, समस्या है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब इटली का एकीकरण होगा ही नहीं। ऐसे कोई ना कोई नेता तो आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो देखिए, अगला टॉपिक है इटली के एकीकरण के लिए प्रयास। कि इतना समस्या होने के बावजूद भी इटली का एकीकरण के प्रयास किस तरीके से किए गए, किन्होंने किया ऐसा। तो देखिए, इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया, प्रयास किया, वो इस क्षेत्र में सार्डिनिया पिडमाउंट नाम का एक प्रांत था। तो सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुएल, उन्होंने किया। उन्होंने सबसे पहले अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। और काउंट काबूर योग्य नेता था, योग्य प्रवृत्ति का था, उसमें कुशलता थी। और इन लोगों ने मिलकर के ही इटली के एकीकरण के लिए एक साथ कदम बढ़ाया। और अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो इटली का जो एकीकरण है वो 3 चरणों में संपन्न हुआ था, 3 चरणों में पूरा हुआ था। बोले इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि काफी हद तक इटली को कई क्षेत्रों को मिलाने का काम काउंट काबूर कर दिया था। पहला चरण हो जाएगा। दूसरा चरण आएगा गैरिबाल्डी का, जो तलवार के बल पे इटली का एकीकरण चाहता था और राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए उधर मेजनी भी यंग यूरोप का स्थापना कर रहा था। और तीसरा चरण जो पूरा हुआ वो विक्टर इमैनुएल किया, जब प्रसा जो जर्मनी का प्रांत था उधर ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया सीडान के युद्ध में और सेडोवा के युद्ध में। तो यहां उनकी शक्ति कमजोर हो गई और उन लोगों ने क्या किया कि यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गए। और विक्टर इमैनुएल जो है सभी क्षेत्रों को मिला करके अंततः इटली का एकीकरण कर दिया। तो देखिए, समझिए, आइए बोर्ड पे। ये तो हम लोग देख लिए इटली के एकीकरण के समस्याएं। अब इटली के एकीकरण के लिए प्रयास। तो देखिए, इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल ने कदम बढ़ाया। इसने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। इटली का एकीकरण मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 3 चरणों में। देखिए, पहला चरण क्या बोले इस पहला चरण में कि पहला चरण में जो है वो काउंट काबूर का किया कि 1853-54 में एक युद्ध चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध। उस युद्ध में एक तरफ से रूस था अकेले और उसके विपक्ष में थे इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की। और ये सोचा कि अगर हम इन लोगों को हेल्प करते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की को, तो अगर हम कल इनसे सहयोग मांगेंगे इटली के मुद्दा को लेकर के, इटली के एकीकरण को लेकर के, तो ये लोग भी हमको हेल्प करेगा। यही सोच करके इसने क्रीमिया के युद्ध में क्या नाम था, ऑस्ट्रिया है ना, या फिर फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड, ये सब जो देश थे, इन देशों को रूस के विरोध में सहयोग किया। और वे लोग युद्ध जीत भी गए, रूस हार गया। और रूस हार गया, वे लोग जीत गए। तो उन लोगों ने पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया, पेरिस शांति सम्मेलन। और उस सम्मेलन में क्या हुआ कि काउंट काबूर को भी बुलाया गया, क्योंकि इसने भी उन लोगों को हेल्प किया था। और वहां पे उस पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर जो है अपना बात रखता है, इटली का मुद्दा रखता है कि इटली का एकीकरण करना आवश्यक है, वहां पे जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव है वो सही नहीं है। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए।
लेकिन उसे सहानुभूति के अलावा कोई खास वहां से कोई मदद सहायता प्राप्त नहीं हुआ। तब काउंट काबूर ने क्या किया, 1858 ईस्वी में फ्रांस के साथ पलेम्बियर्स समझौता किया। पलेम्बियर्स समझौता, और फ्रांस को बोलता है कि अगर आप हमको हेल्प करते हैं तो आपको बदले में हम 2 क्षेत्र दे देंगे, निस और सेवाएं। तो फ्रांस को लगा कि पहले से तो कुछ न कुछ क्षेत्रों पे मेरा ही है प्रभाव, और भी कुछ क्षेत्र मिल जाएगा, बढ़िया है। तो काउंट काबूर क्या किया, काउंट काबूर क्या किया कि फ्रांस के सहयोग से कई क्षेत्रों को जीता, और उसमें प्रमुख क्षेत्र था लोम्बार्डी। लोम्बार्डी को जीत लिया। लेकिन अब फ्रांस को एहसास होने लगा, ऐसा आभास होने लगा कि ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में लड़ रहा है, अन्य सभी क्षेत्रों को मिला रहा है, जोड़ रहा है, यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधि ज्यादा बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे साथ भी युद्ध करेगा और हमको भी यहाँ से भगाएगा। तो इन बातों को समझकर जो है फ्रांस इससे दूरी बना लिया, इससे जो संधि किया था, संधि समझौता तोड़ दिया और अलग हो गया। तो इस तरीके से पहला चरण पूरा हुआ। देखिए पहला चरण, इस चरण की शुरुआत जो है काउंट काबूर ने की। इसने क्रीमिया के युद्ध में 1853-54 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की का समर्थन रूस के विरोध में किया था। किसके विरोध में किया था? रूस के विरोध में। एक तरफ से रूस था और दूसरी तरफ से इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की थे। इस युद्ध में रूस हार गया एवं इनकी जीत हुई। ये जो संयुक्त सेना था इनका, फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड का और काउंट काबूर का, ये लोग जीत गया। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन में काबूर को भी बुलाया गया। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वहां पे काउंट काबूर इनको हेल्प किया था, तो इसको भी बुलाया गया जब वो लोग बैठक कर रहे थे। तो काउंट काबूर ने उस बैठक में इटली की मुद्दा को उठाया अपना, क्योंकि इसी उद्देश्य से तो इनको हेल्प किया था कि अगर इनको आज हेल्प कर रहे हैं तो कल हमको भी ये लोग हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो क्या किया कि इटली का मुद्दा उठाया, लेकिन उसे सहानुभूति के सिवा कुछ और न मिला। सहानुभूति के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तब उसने फ्रांस के साथ 1858 में पलेम्बियर्स समझौता किया और सहायता के बदले निस व सेवाएं देने का वादा किया। बोला कि हम सहायता दीजिएगा तो सहायता के बदले में आपको हम निस और सेवाएं देंगे। किसको? फ्रांस को। फ्रांस बोला ठीक है। इसके बाद फ्रांस के मदद से लोम्बार्डी को जीत लिया। अब बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फ्रांस काबूर का साथ छोड़ दिया। इस तरह से पहला चरण पूरा हुआ। तो देखिए हम लोग क्या देखे, पहला चरण देखे कि काउंट काबूर जो है फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड को रूस के विरोध में हेल्प करता है और ये चाह रखता है, ये उद्देश्य रखता है कि उसे भी हेल्प मिलेगा। लेकिन जब पेरिस शांति सम्मेलन होता है जहां इसको बुलाया जाता है, और इस युद्ध के बाद जो है क्रीमिया युद्ध के बाद इसको जो उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, इन लोगों से कोई हेल्प इसको खास नहीं मिलता है। तब ये किससे? फ्रांस से समझौता किया, फ्रांस के साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों को जीता, लेकिन फ्रांस भी इसका साथ छोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, पहला चरण पूरा हो गया। अब दूसरा चरण सुनिए। दूसरा चरण जो है वो गैरिबाल्डी ने पूरा किया। गैरिबाल्डी उसे पेशे से नाविक था, लेकिन वो क्रांतिकारी विचारधारा का था और उसने इटली का एकीकरण तलवार के बल पे करना चाहा। वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो तो तलवार के बल पे हो। और उसने क्या किया कि सिसिली, नेपल्स, कई क्षेत्रों को जीत लिया। और उसी समय उधर मेजनी ने यंग इटली का स्थापना किया, यंग यूरोप का स्थापना किया, फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना किया, कई संगठन बनाए। और संगठन का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। तो इस तरीके से दूसरा चरण समाप्त हुआ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। और तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है कि इसको पूरा किया था विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था, जो शुरू में बताए थे यहाँ पे, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल। ये पूरा किया था तीसरा चरण। तो कैसे पूरा किया था? तो इधर जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उधर जर्मनी का एकीकरण भी चल रहा था। और जर्मनी के अंतर्गत जो प्रसा था, वो प्रसा का शासक वहां का बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क ने क्या किया था कि 1866 में ऑस्ट्रिया को हराया वहां सेडाओ के युद्ध में, और 1870 में सीडान के युद्ध में फ्रांस को हराया था। तो इससे ऑस्ट्रिया और फ्रांस की स्थिति क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। और कमजोर हो गई तो इस कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके ये जो
विक्टर इमैनुअल है, इन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया, और जो बीच में मध्य भाग में जो यहाँ पे बताया था कि पोप का राज था, इसको भी खत्म कर दिया। और इस तरीके से तीसरा चरण पूरा हुआ और इटली का एकीकरण भी संपन्न हो गया। तो आइए, ये यहाँ तक तो हो गया इटली के एकीकरण के लिए प्रयास और पहला चरण, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद जो है सो दूसरा चरण और तीसरा चरण यहाँ पे लिखेंगे। तो एक बार देख लीजिए। दूसरा चरण, इसे गैरीबाल्डी ने पूरा किया। इसे किसने पूरा किया? गैरीबाल्डी ने पूरा किया। इसने तलवार के बल पे, किसके बल पे? तलवार के बल पे, इसने तलवार के बल पर एकीकरण करना चाहा। इसने क्या किया? इसने सिसिली, जहाँ पे प्रांत थे, सिसिली, नेपल्स इत्यादि क्षेत्रों को जीत लिया। उधर मेजनी ने यंग इटली, यंग यूरोप व फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना कर राष्ट्रवाद का प्रचार किया। तो इस तरह से देखिए दूसरा चरण पूरा हुआ। क्या बोले कि पहला चरण तो पूरा किया काउंट काबूर अपने सूझबूझ के साथ, और दूसरा चरण कौन पूरा किया? गैरीबाल्डी। देखिए इसे गैरीबाल्डी ने पूरा किया। इसने तलवार के बल पर एकीकरण करना चाहा। इसने सिसिली, नेपल्स इत्यादि क्षेत्रों को जीत लिया। उधर मेजनी ने यंग इटली 1831 ईस्वी में, है ना, यंग यूरोप 1834 ईस्वी में, और फ्रेंड्स ऑफ इटली 1851 ईस्वी में जो है इस संगठन बनाए और इसका स्थापना कर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से इन लोगों का योगदान रहा था और इस तरीके से ये दूसरा चरण पूरा हुआ। इसके बाद है तीसरा चरण। तो देखिए तीसरा चरण में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बात कि इटली के एकीकरण के लिए तीसरा चरण कैसे संपन्न हुआ, किसने किया। तो देखिए, भी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि यह चरण, तीसरा चरण जो है विक्टर इमैनुअल पूरा किया था। कौन पूरा किया था? विक्टर इमैनुअल। देखा कि जब उधर प्रसा जो है जर्मनी का प्रांत, क्योंकि इधर इटली का एकीकरण चल रहा था तो उधर जर्मनी का एकीकरण भी चल रहा था इसी समय काल के दौरान। तो वहां पर भी ऑस्ट्रिया और फ्रांस का प्रभुत्व था, दबदबा था, प्रभाव था। तो वहां जो प्रसा का शासक था बिस्मार्क, उसने ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया, तो उनकी शक्ति यहाँ कमजोर हो गई, और शक्ति कमजोर हो गई तो उसी का फायदा विक्टर इमैनुअल उठा लिया। देखिए यह चरण इमैनुअल ने पूरा किया। इमैनुअल ने पूरा किया। यह चरण कौन पूरा किया? विक्टर इमैनुअल ने पूरा किया। उधर प्रसा के शासक बिस्मार्क ने फ्रांस, पहले लिख देते हैं ऑस्ट्रिया को 1866 में और फ्रांस को 1870 में हराया।
इसका फायदा उठाकर, अच्छा इससे क्या लिख देंगे, इससे इनकी स्थिति कमजोर हुई जिससे कमजोर हुई जिसका लाभ इमैनुअल ने उठाया और इन्हें अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया, तथा साथ ही पोप के राज को भी खत्म कर दिया। पोप के राज्य को खत्म कर दिया। इस तरह से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए, हम लोग इटली का एकीकरण देख रहे थे और सबसे पहले हम लोगों ने देखा इटली के एकीकरण में समस्याएं, बाधाएं, ये 3 समस्या देख लिए थे। फिर वो देखे कि इटली के एकीकरण के लिए प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो विक्टर इमैनुअल ने किया और उसका प्रधानमंत्री था काउंट काबूर। और इटली का जो एकीकरण है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण को पूरा किया था काउंट काबूर, और दूसरा चरण को पूरा किया गैरिबाल्डी, और तीसरा चरण को पूरा किया था विक्टर इमैनुअल। आइए इसको देख लेते हैं। यह चरण इमैनुअल ने पूरा किया। उधर प्रशा के शासक बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को 1866 में और फ्रांस को 1870 में हराया। इससे इनकी स्थिति कमजोर हो गई, ऑस्ट्रिया फ्रांस की, जिसका लाभ इमैनुअल ने उठाया और इन्हें अपने क्षेत्र से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जो भी यहाँ शक्तियां थी इनकी कमजोर हुई तो बाहर कर दिया। साथ ही पोप के राज को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जब पोप का राज खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया फ्रांस का प्रभुत्व यहाँ खत्म हो गया, तो जो यहाँ आंतरिक रूप से हस्तक्षेप कर रहे थे कुलीन वर्ग के लोग, इनका कोई प्रभाव नहीं रहा। इनके पास क्या था, इनके पास सेना अपना थोड़ी था कि ये युद्ध करते। ये तो बस ऐसे ही विपक्ष में थे। ये चाहते थे अंदर ही अंदर कि इटली का एकीकरण नहीं हो। तो यहाँ पे जो है पोप का राज खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया फ्रांस को यहाँ से खदेड़ दिया गया और इस तरीके से इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। आपको इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही बताए कि यह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक लंबा टॉपिक था इटली का एकीकरण, वो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक एक टॉप पॉइंट जो है समझ में आया होगा। इसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण है और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 2 टॉपिक के बाद ये पहला जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।